Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. TLSE welcomes you to the online tutorial sessions. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The learning school, which is a very bright and fruitful academic week to all of you. Today we are going to discuss about lecture number 29, grade 8, section ABC. Subject is biology, unit number 11, topic microbes and diseases. Page number 162 and 163 from textbook. Let's start with lecture number 29. Recap. In our last lecture, we have covered the topic defense against diseases. Objective is, after this lecture, you will able to understand how to stop diseases spreading. Real words. Artificial. Artificial meaning not natural, जो कि कुदरती तौर पे एग्जिस्ट ना करती हो कोई चीज़ जिसको हमने खुद से बनाया हो. इम्यूनिटी. प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़. इम्यूनिटी है कि हम अपनी डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है हमें, दिस इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी. डिप्थेरिया. डिप्थेरिया इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, वो डिजीज़ जो बैक्टीरियाज की वजह से कॉज हो रही है. वैक्सीन. सब्सटेंस यूज टू ट्रीट वायरसेस. वो सब्सटेंसेस या वो मेडिसिन जो कि वायरसेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही है इज़ कॉल्ड वैक्सीन. So let's start our topic, how to stop diseases spreading. This is the last topic of our chapter number 11. Artificial immunity. Some diseases could be dangerous. To cure you should use immunization. कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं और उनको क्योर करने के लिए आपको इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि आपकी अपनी बॉडी के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वह आपको उस डिज़ीज़ से बचा सके. अब आपकी बॉडी में अगर वो नेचुरली वो इम्यूनाइजेशन मौजूद नहीं है, वो एबिलिटी मौजूद नहीं है, तो आप क्या करोगे कि अपनी बॉडी को आर्टिफिशली इम्यूनिटी दोगे. उस आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के लिए हमें यूज़ करनी होती है वैक्सीन. वैक्सीन इज़ एक्चुअली डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स. जो डेड और वीक हुए माइक्रोब्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं बॉडी को बचाने के लिए इन्फेक्शन से या डिज़ीज़ से. तो इस वैक्सीन को हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं. अब उस वैक्सीन ने काम क्या करना है कि जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो वो इनफ एंटीबॉडीज़ को बना देती है. एंटीबॉडीज़ हमने पीछे पढ़ा था, मैं दोबारा से बता देती हूँ. एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक केमिकल हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स की वजह से रिलीज़ होती हैं. और ये एंटीबॉडीज़, इनका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या वायरसेस हैं जो हमारी बॉडी में डिज़ीज़ फैला रहे हैं उनको मार देना, उनको खा जाना काम होता है एंटीबॉडीज़ का. तो हम जब आर्टिफिशियली अपनी बॉडी में वैक्सीन डालते हैं तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और एंटीबॉडीज़ के प्रोड्यूस होने की वजह से हम डिजीज़ से बच जाते हैं. इन फ्यूचर यू रिमेन प्रोटेक्टेड बाय दिस डिजीज़. अब फ्यूचर में भी आप उन डिजीज़ से बचे रहते हो क्योंकि वो वैक्सीन आपकी बॉडी में मौजूद है और आपकी बॉडी ने उस वैक्सीन का फॉर्मूला जो है वो याद कर लिया है. नेक्स्ट टाइम आपको उस डिज़ीज़ के लिए वो वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी खुद ब खुद आपको उस डिज़ीज़ से बचा लेगी. यू कैन ऑल्सो स्टॉप स्प्रेडिंग डिजीज़ बाय कुक फूड प्रॉपरली. आप अपने फूड को प्रॉपरली कुक करते हो तो उसकी वजह से भी डिजीज़ से बच सकते हो, क्योंकि वो फूड प्रॉपरली कुक होगा तो उसमें बैक्टीरियाज या वायरसेस या जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो सब किल हो जाएंगे. बाथ और शावर रेगुलरली. अगर हम रोज़ाना बाथ लें यानी कि नहाएं तो उससे भी हम डिज़ीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी से जितने भी जर्म्स हैं उन सबको रिमूव कर देंगे, उतार देंगे. वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. हमेशा खाना खाने से पहले आपको हैंड वॉश करना लाजमी है, चाहे आपने थोड़ी देर पहले ही हैंड वॉश क्यों ना की हो. लेकिन हमारी हवा में, हमारे आसपास इन्वायरमेंट में इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज मौजूद हैं कि वो फिर भी आपके हैंड्स पर आ जाते हैं. इसलिए आप फौरी तौर पे हैंड्स को वॉश करके फिर आप खाना खाते हो तो आप बीमारियों से बच सकते हो. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्थेरिया की. डिप्थेरिया अ सक्सेसफुल स्टोरी फॉर इम्यूनाइजेशन. अब डिप्थेरिया है क्या? द डिजीज़ ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. एक्चुअली ये थ्रोट की, गले की और चेस्ट की जो छाती है उसकी डिज़ीज़ है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है. अब इसकी सक्सेस की स्टोरी जो है हम नेक्स्ट उसको पढ़ते हैं. स्टोरी ऑफ डिप्थेरिया.
इन इंग्लैंड एंड वेल्स, ये दो कंट्रीज़ हैं इंग्लैंड और वेल्स, उनमें 1914 से 1940 तक ये डिज़ीज़ रही और 70,000 पीपल वर इन्फेक्टेड। 70,000 लोगों को इस डिज़ीज़ ने इफ़ेक्ट किया। जैसे कि आजकल हमारे इन्वायरमेंट में ये वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कोरोना वायरस, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। अभी तक हमने इस वायरस की जो वैक्सीन है वो नहीं बनाई। इसी तरह ही उस टाइम पे भी इस डिप्थीरिया जो डिज़ीज़ है इसके लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई मेडिसिन नहीं थी, तो इसलिए 70,000 पीपल जो हैं उस वक़्त इन्फेक्ट हुए थे। फिर 5,000 ऑफ देम डाइंग, 5,000 उनमें से 5,000 की डेथ हो चुकी थी। 1940 में आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन द नंबर्स हैव ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। 1940 के बाद जब हमें वैक्सीन अवेलेबल हुई, वैक्सीन मिली, तो जो नंबर ऑफ़ पर्सनस थे, जो इन्फेक्टेड पर्सन थे, वो उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गई। यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं उनमें ये डिज़ीज़ क्योर हो गई, वो ठीक हो गए। अनफॉर्चुनेटली डिप्थीरिया इज़ स्टिल अ सीरियस प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। कह रहे हैं कि अभी तक पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो डिप्थीरिया जो है एक सीरियस प्रॉब्लम है। देयर आर स्टिल मोर देन 5,000 केसेस ईच ईयर। हर साल हमारे पास 5,000 से भी ज़्यादा केसेस आते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप देयर इज़ अ लैक ऑफ वैक्सीनेशन। अब ईस्ट एशिया और ईस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा जो है ये डिज़ीज़ पाई जा रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे लैक ऑफ वैक्सीनेशन है। उनके पास वो वैक्सीन्स मौजूद नहीं है या उनके पास इतने सोर्सेज मौजूद नहीं है कि वो उस वैक्सीन को प्रोड्यूस करवा सकें, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ अभी तक बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। नीचे हमें एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में हमें दिखाया गया है डिप्थीरिया केसेस एंड डेथ्स इंग्लैंड एंड वेल्स। अब इस ग्राफ में अगर आप देख रहे हों तो नीचे हमें ईयर्स शो किए गए हैं और साइड पे जो है हमें केसेस शो किए गए हैं। तो 1914 से लेके ये जो रेड लाइन हमें शो करवा रही है, ये करवा रही है कि 1914 से लेके 1944 के मिड तक और फिर 1954 तक, 1944 के मिड तक हमारे पास 5,000 से लेके केसेस आते रहे हैं। 5,000 से फिर 70,000 तक गए हैं और फिर 70,000 से आहिस्ता आहिस्ता 6,000 पे आए। अगर हम इस वाली पीक पे आएँ तो ये जो पीक है ये आगे जाके आ रही है 6,000 पे और फिर 6,000 से दोबारा अगेन आती है। ये लास्ट पीक जो है हमारे पास ये आती है 5,000 तक और इसके बाद फिर एकदम से ये रेंज गिर जाती है 0 तक 1954 में। 1954 में आके ये डिज़ीज़ बिल्कुल इसका क्योर एक मिल चुका था। और ये बात हम कर रहे हैं इंग्लैंड और वेल्स की। वर्ल्ड वाइड अभी भी ये डिजीज़ जो हैं ये प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं, लेकिन इंग्लैंड और वेल्स वो दो कंट्रीज़ थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये डिजीज़ का ख़तरा था। जैसे अब कोरोना वायरस है तो वो सबसे पहले हमारे पास चाइना से फैला है, तो चाइना में आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रॉप आउट होना शुरू हो गया, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज़ में अभी तक वो मौजूद है। इवन डैट वो हमारी कंट्री को भी अभी तक कॉज कर रहा है। तो हमारे पास जो केसेस हैं वो ब्लू लाइन से शो किए जा रहे हैं और जो डेथ्स हैं वो शो की जा रही हैं रेड लाइन से। तो 1944 के मिड तक हमारे पास डेथ्स होती रही हैं और इसके अलावा जो ब्लू लाइन है वो हमें ये शो करवा रही है कि 1954 तक डेथ रेट भी कम हो चुका था और इसके अलावा जितने भी केसेस थे वो भी ख़त्म हो गए थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।